सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये हमारी लॉगिन एंड साइन अप सीरीज का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें आज हम साइन अप सिस्टम को बना के देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में किसी भी यूजर को किस तरह से रजिस्टर करवा सकते हैं। एंड ये जो प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं ये हम PHP एंड MySQL से करेंगे। एंड डिजाइनिंग के लिए मैं यहाँ पे CSS यूज नहीं करूंगा, डिजाइनिंग के लिए हम बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। एंड PHP की फाइल्स को रन करने के लिए मैं यहाँ पे ZAMP सर्वर का यूज करूंगा। सो मैं यहाँ पे अपने ZAMP को ऑन करके, कंट्रोल पैनल को इसके ऑन करके, मैं यहाँ पे अपाचे और MySQL यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर रखा है पहले से। अगर आपका यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ आता है तो आप इसको एक बार क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। एंड देन हम चलते हैं ZAMP के फोल्डर के अंदर और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम ZAMP के फोल्डर के अंदर आ गए हैं। देन हम जाएंगे htdocs में एंड यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट के लिए एक फोल्डर बनाता हूँ और मैं इस पे लिख देता हूँ प्रोजेक्ट। एंड देन हम इस फोल्डर के अंदर VS कोड को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैं कोडिंग के लिए VS कोड को यूज करूंगा। फर्स्टली हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं जिसका मैं नाम लिख देता हूँ index.php। हमारी इंडेक्स फाइल होने वाली है जो हमारा फ्रंट पेज होगा। देन अभी हम यहाँ पे साइन अप पेज बनाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे एक पेज और बना देता हूँ signup.php, जिसमें हम अपना साइन अप का सारा कोड लिखने वाले हैं। एंड देन यहाँ पे इसके अंदर अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसके अंदर फर्स्टली हम HTML को स्टार्ट करते हैं एंड मैं इसमें एक टाइटल लिख देता हूँ साइन अप। अब हम इसमें बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करते हैं। तो मैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊंगा एंड देन गेट स्टार्टेड। और जो ये हमारे पास CDN का लिंक है मैं इसको कॉपी कर लूंगा ताकि मैं इसको यूज कर सकूं अपने प्रोजेक्ट में। एंड मैं इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। अब ये बूटस्ट्रैप क्या है, अगर आपको नहीं पता तो मैं एक छोटा सा इसका क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप एक जावास्क्रिप्ट और CSS का फ्रेमवर्क है। जब आप कोडिंग ज्यादा नहीं करना चाहते जावास्क्रिप्ट और CSS के लिए और आप चाहते हैं कि मैं बिना कोडिंग किए कुछ चीजों को यूज करके उन कोडिंग को इंप्लीमेंट कर दूं अपने पेज में, तो वहां पे आप बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं। इसको यूज करने के बाद आपको CSS बहुत ज्यादा कम लिखनी पड़ती है अपने पेज में एंड आप सिर्फ HTML लिख के आप डिजाइनिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हेड के बाद एक बॉडी बना देता हूँ एंड इस बॉडी के अंदर हम अपना कोड लिखने वाले हैं। तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो ये मेरा HTML और ये कोड है, इतना कोड और ये जितना भी ये कोड है बार बार रिपीट होने वाला है। मैं इनको एक फाइल में रख लेता हूँ। देन मैं उस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करवा लूंगा वाया इंक्लूड फंक्शन। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं सारी अपनी इंक्लूड्स की फाइल रखने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नाम से एक फोल्डर बना लिया एंड देन मैं यहाँ पे दो फाइल्स बना लेता हूँ, एक header.php जिसके अंदर मेरा हेडर आएगा। तो मैं यहाँ से बॉडी तक ये हेडर जो है इसको कट कर लेता हूँ एंड इसको header.php में पेस्ट कर देता हूँ। देन मैं एक और यहाँ पे फाइल बनाता हूँ footer.php। देन हम यहाँ से इसमें जाते हैं और ये जो बाकी का कंटेंट है हम इसको कट करके यहाँ पे footer.php में पेस्ट कर देते हैं। इससे अब हमारा फुटर और हेडर दोनों एक एक अलग अलग फाइल में हो गए हैं और अब मैं उनको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज करने के लिए PHP लगाता हूँ। देन हम यहाँ पे लगाते हैं इंक्लूड। देन यहाँ पे हम लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमास, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास एंड हम इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर उस फाइल की लोकेशन जो मैं यहाँ पे इंक्लूड करवाना चाहता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे ऊपर हेडर को इंक्लूड करवाना चाहता हूँ, उसकी लोकेशन है include/header.php जो कि हमारे इस फोल्डर के अंदर है। देन मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ एंड हेडर को चेंज करके यहाँ पे फुटर कर देता हूँ क्योंकि वो भी सेम फोल्डर के अंदर है। तो अब अगर मैं इस पेज को ओपन करता हूँ, मैं अपने ब्राउजर पे जाता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ localhost/project। यहाँ पे मेरा ये index.php का पेज खुला जो कि ब्लैंक है क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा। तो मैं अभी साइन अप पेज को खोल लेता हूँ। तो साइन अप पेज यहाँ पे ब्लैंक है, लेकिन अगर मैं इस पे राइट क्लिक करके इसका व्यू पेज सोर्स करता हूँ तो यहाँ पे वो पेज सोर्स लिखा हुआ है जो हमें चाहिए, जो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो इस फाइल की वजह से मेरे पास कहां तक का डेटा आ रहा है, मेरे पास
ये यहां तक का डेटा आ रहा है एंड फुटर वाली फाइल की वजह से मेरे पास ये डेटा आ रहा है। तो हम यहां से इस डेटा को आराम से देख सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। तो नाउ हम इसको यूज करते हैं एंड अब मुझे पता है कि ये जो हेडर और फुटर है ये इस इंडेक्स पेज में भी आना चाहिए, तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करके इसको इंडेक्स फाइल में भी पेस्ट कर देता हूँ। अभी हम इंडेक्स फाइल के साथ यहाँ पे काम नहीं करने वाले हैं, स्टिल हमने यहाँ पे इंडेक्स फाइल क्रिएट कर दी है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्चुअली अगर हमें यहाँ पे सिर्फ लॉगिन एंड साइन अप का एक प्रोजेक्ट चाहिए तो हमें यहाँ पे इंडेक्स फाइल की अभी के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस इंडेक्स फाइल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड देन हम साइन अप को रीनेम कर देते हैं एज इंडेक्स। अब जो हमारा साइन अप पेज होगा वो हमारा क्या है, वो हमारा इंडेक्स में यूज होगा, मतलब हम इंडेक्स पेज को एज अ साइन अप पेज यूज करने वाले हैं। एंड देन हम यहाँ पे फॉर्म बनाते हैं साइन अप के लिए। तो मैं यहाँ पे फॉर्म का यूज करूंगा, फॉर्म टैग का। एंड देन हम इसमें कुछ इनपुट्स लेते हैं। मैं यहाँ पे एक डिव के अंदर एक इनपुट लूंगा, टाइप में यहाँ पे टेक्स्ट रखूंगा एंड देन हम ऊपर देते हैं एक लेबल और दे देते हैं हम नेम, कि हम ये लेबल नेम के लिए देने वाले हैं, और यहाँ पे लेबल दे देता हूं मैं नेम। यहाँ पे इस इनपुट की हम आईडी दे देते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो भी हम लेबल के फॉर्म में देते हैं तो यहाँ पे वैल्यू देते हैं, वो हमें यहाँ पे इनपुट की वैल्यू आईडी में रखनी पड़ती है, जिससे पता लगता है कि ये जो लेबल है ये इस इनपुट फील्ड के लिए है। तो मैं यहाँ पे अपने डिजाइन को देखता हूँ कि मेरा डिजाइन कहाँ तक रेडी हुआ है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, मेरा पेज नॉट फाउंड बता रहा है एज वी नो कि हमने साइन अप डॉट पीएचपी हटा दिया, तो मैं इस पेज को हटा देता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास एक इनपुट फील्ड आ गई है। हम आगे बनाते हैं, आगे बनाने से पहले मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ दोनों को, ताकि हम साथ साथ बना सके एंड थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज हो हमारा डिजाइन बनाने की। तो मैं इसमें कुछ क्लासेस देता हूँ बूटस्ट्रैप की। अब यहाँ पे अगर मेरे को बूटस्ट्रैप की डिजाइनिंग इसमें इंप्लीमेंट करनी तो मेरे को बूटस्ट्रैप की क्लासेस यहाँ पे यूज करनी होगी। अगर लेबल के लिए हम क्लास यूज कर रहे हैं, वहां पे जो लेबल के लिए क्लास यूज होती है बूटस्ट्रैप में होती है फॉर्म लेबल। मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ एंड अब हम क्लास लगाते हैं इनपुट के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ फॉर्म कंट्रोल। तो यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी बूटस्ट्रैप की डिजाइनिंग इसमें इंक्लूड नहीं हुई है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। मैं यहाँ से राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे जाता हूँ और अब हम देखते हैं जो हमने ये बूटस्ट्रैप की फाइल इंक्लूड की है क्या ये सही से इंक्लूडेड है या नहीं है। तो उसको चेक करने का एक बड़ा अच्छा मेथड होता है, अगर आपका कभी भी इस टाइप से बूटस्ट्रैप की डिजाइनिंग इंक्लूड ना हो रही हो तो आप सिंपली लिंक पे क्लिक कर दीजिए, और अगर ये फाइल ओपन हो रही है इसका मतलब आपकी जो बूटस्ट्रैप है वो सही से इंक्लूड हुई हुई है। ये सारी की सारी क्या है, ये सीएसएस का कोड है जो बूटस्ट्रैप ने दिया है, हमें प्रोवाइड किया। सो सिंपली मैं एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ अपने पेज को। हाँ, तो यहाँ पे रिफ्रेश करते ही मेरे जो बूटस्ट्रैप की डिजाइनिंग है वो यहाँ पे यूज हो गई और एक बड़ी अच्छी एक इनपुट फील्ड मेरे पास आ गई है जिसमें मैं अपना डेटा डाल सकता हूँ एंड यहाँ पे एक लेबल भी अच्छे से यहाँ पे डिजाइन हो गया। देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मैं ऊपर हेडिंग दे देता हूँ, इसमें H3 में दे देता हूँ, जिसमें मैं लिख देता हूँ साइन अप। तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे दी है साइन अप। रिफ्रेश करता तो ये मेरी यहाँ पे हेडिंग आ गई है। देन हम यहाँ पे हेडिंग और ये नेम के बीच में थोड़ा सा गैप दे देते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे मार्जिन दूंगा। मैं बूटस्ट्रैप यहाँ पे प्रॉपर यूज करूंगा, अपनी सीएसएस नहीं यूज करूंगा, तो मैंने MT5 मार्जिन दे दिया यहाँ पे। देन यहाँ पे ये मार्जिन आ गया MT5 की वजह से। मैं इसी को कॉपी करूंगा एंड हम 3 या 4 बार इसको पेस्ट कर देते हैं ताकि मेरे को यहाँ पे इनपुट फील्ड्स ना बनानी पड़े बार बार। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बाकी सबके बीच में यहाँ पे काफी ज्यादा मार्जिन आ रहा है तो मैं इस मार्जिन को कम कर देता हूँ। तो मैंने इस मार्जिन को कम कर दिया एंड अब हम देखते हैं तो काफी अच्छा लग रहा है हमारा फॉर्म। लास्ट में एक और बार मैं इसको पेस्ट करके यहाँ से इनपुट एंड लेबल को हटा के हम यहाँ पे बटन दे देते हैं। इस बटन का नाम दे देता हूँ मैं साइन अप एंड सेव करते हैं। यहाँ पे हमारा एक बटन भी आ गया। इस बटन की हम डिजाइनिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लास दूंगा BTN माइनस सक्सेस। तो हमारा बटन भी काफी अच्छा लग रहा है।
देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हर एक इनपुट फील्ड यहाँ पे सेम है तो हम इसको थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं जो जो हमें डेटा चाहिए। तो नेम के बाद मैं यहाँ पे एक ईमेल ले लेता हूँ, यहाँ पे लेबल में भी हम ईमेल डाल देते हैं, टाइप हम दे देते हैं यहाँ पे ईमेल टाइप हमें चाहिए, एंड आईडी में भी ईमेल। तो हमारी दूसरी एक इनपुट फील्ड यहाँ पे रेडी हो गई है। पहले में मैं नेम ले रहा हूँ, दूसरे पे मैं ले रहा हूँ ईमेल, तीसरे में हम ले लेते हैं यहाँ पे यूजर नेम, एंड इसकी लेबल में भी हम यूजर नेम कर देते हैं, टाइप हम इसका टेक्स्ट ही रहने देंगे, एंड आईडी में हम कर देते हैं यूजर नेम एज शोन हियर। जो हमें फॉर्म में डालना होता है यहाँ पे लेबल के, वही हमें आईडी में डालना होता है। नाउ लास्ट में पासवर्ड हम ले लेते हैं, क्योंकि एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। अगर हम किसी भी यूजर से रजिस्ट्रेशन की डिटेल ले रहे हैं तो हम ये चार चीजें ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है जो हम लेते हैं। किस यूजर का नाम क्या है, वो किस ईमेल से रजिस्टर कर रहा है, किस यूजर नेम से रजिस्टर कर रहा है, और किस पासवर्ड से रजिस्टर कर रहा है। देन हम यहाँ पे आईडी को चेंज कर देते हैं, एंड अब हमारा ये फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट है। अब हमने फॉर्म में चारों डिटेल्स ले ली हैं, नेम, ईमेल, यूजर नेम एंड पासवर्ड, जिसको हम यहाँ से गेट कर सकते हैं। तो अभी भी हमारा फॉर्म जो है पूरी तरह से अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको और डिजाइनिंग प्रोवाइड करने के लिए मैं इस पूरे के पूरे फॉर्म को एक डिव में क्लोज कर देता हूं। एंड यहाँ पे मैं इस डिव की क्लास दूंगा, क्लास में यहाँ पे दे देता हूं कंटेनर। तो कंटेनर देने से ये थोड़ा थोड़ा गैप ले लेगा दोनों साइड से, जो इसकी विड्थ होती है वो एक पर्टिकुलर इसकी विड्थ सेट हो जाएगी। हम यहाँ पे ये ऊपर से अटैच है बिल्कुल, तो मैं इसको कुछ मार्जिन दे देता हूँ MT5 का ऊपर से, और ये ऊपर से मार्जिन ले लिया इसे। तो फॉर्म हमारा काफी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको पूरा ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा फॉर्म है जो यहाँ पे रेडी हुआ है। अभी भी ये जो फॉर्म है ये काफी बड़ा है, क्योंकि हमें इतना बड़ा फॉर्म नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि छोटा सा बीच में ब्लॉक दिखे, तो हम थोड़ा सा उसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी जो विड्थ है उसको फिक्स कर देता हूँ। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसकी विड्थ को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करूंगा, एंड स्टाइल एट्रीब्यूट में मैं यहाँ पे इसकी विड्थ दे दूंगा कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। मैं इसकी विड्थ प्रोवाइड कर देता हूँ कुछ 200 पिक्सल, कि 200 पिक्सल इसकी हाइट होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए। तो 200 पिक्सल काफी छोटा हो गया, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ 300 पिक्सल तक, आई थिंक काफी अच्छा लगेगा ये। तो 300 पिक्सल भी कम है, हम और बढ़ा देते हैं, इसको 400 पिक्सल कर देते हैं। सो नाउ इट्स गुड इनफ। तो इसके बाद थोड़ा सा इसको इस पूरे पेज से अलग करने के लिए मैं कुछ और चीजें देता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं इसका, यहाँ पे इसका बॉर्डर आ गया। यहाँ पे बॉर्डर के साथ काफी ज्यादा अटैच है हर जगह से, चारों साइड से। तो मैं क्या दे देता हूँ, इस कंटेनर के अंदर थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ। मैंने P3 लिखा है 3 पैडिंग के लिए, तो ये कम लग रही है मेरे को, मैं थोड़ी सी और दे देता हूँ P5 पैडिंग। अब मेरा फॉर्म जो है बिल्कुल सही लग रहा है, जो अच्छा दिख रहा है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूजर से साइन अप करवा सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा फॉर्म अट्रैक्टिव नहीं लगेगा तो यूजर वहां पे थोड़ा सा करता है कि मुझे इसमें इस वेबसाइट पे रिलाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम डिजाइन को अच्छा रखा हमने यहाँ पे। अब हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो इसकी वर्किंग करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट /php my admin को ओपन करता हूँ यहाँ पे, जिसके अंदर हम अपना डेटाबेस रेडी करेंगे। तो अब डेटाबेस की अगर बात की जाए तो डेटाबेस क्या होता है, जिसके अंदर जो भी हमारा डेटा यूजर डालेगा वो हमें कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा। तो उसको हम किस में स्टोर करवाते हैं, उस डेटा को डेटाबेस के अंदर। तो मैं यहाँ पे कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, MySQL, जो और इसका जो ये है इंटरफेस है, हम इसको इसमें PHP my admin में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब डेटाबेस मुझे बनाना पड़ेगा, एक नया डेटाबेस। तो मैं उसको क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे मेरे से डेटाबेस का नाम मांगेगा, तो मैं डेटाबेस का नाम डाल देता हूँ प्रोजेक्ट, कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। एंड देन यहाँ पे मेरे को सिलेक्ट करना है कि मेरा डेटा किस टाइप का हो सकता है। तो मैं उसमें सबसे ऊपर सबसे पहली चीज होती है कलेक्शन, में कलेक्शन सिलेक्ट कर दूंगा। देन हम यहाँ से क्रिएट कर देते हैं इसको। तो अब मेरा एक एम्प्टी डेटाबेस क्रिएट हो गया है, जिसके अंदर कुछ भी टेबल्स नहीं है।
तो अगर आपको डेटाबेस के बारे में नहीं पता कि डेटाबेस वर्क कैसे करता है, तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। हम एक डेटाबेस बनाते हैं जिसमें मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं। अब मल्टीपल टेबल्स का मतलब क्या है, लाइक हमने एक ब्लॉग के लिए एक वेबसाइट बनाई ब्लॉगिंग के लिए, तो उसमें क्या क्या पॉसिबल चीजें हो सकती हैं कि हम उसमें अपने ब्लॉग्स को स्टोर करवाएंगे उस डेटाबेस के अंदर, अपने यूजर्स का डेटा स्टोर करवाएंगे, हो सकता है हम उसमें इमेजेस स्टोर करवा लें, हो सकता है हम उसमें कुछ और भी स्टोर करवा सकते हैं। तो जितना भी ये मेरा डेटा है, कि अगर मेरे को यूजर्स की इंफॉर्मेशन रखनी है तो वो एक अलग टेबल में रखूंगा मैं, एंड देन अगर मैं ब्लॉग्स की इंफॉर्मेशन रखनी तो मैं एक अलग टेबल में रखूंगा, एंड अगर कोई और इंफॉर्मेशन रखनी तो हम उसके लिए अलग टेबल बनाएंगे। एंड यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती टेबल बनाने की, आप कितनी भी टेबल्स बना सकते हो। एंड देन अब अगर हम एक टेबल बनाते हैं तो उसके बाद हम उसमें डेटा स्टोर किस तरह से करवाएंगे, तो वो जो डेटा होता है वो हम स्टोर करवाते हैं कॉलम्स में। तो कॉलम्स में डेटा स्टोर करवाने का मतलब क्या है, लाइक अभी हमें जो डेटा स्टोर करवाना है उसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, यूजर्स के लिए टेबल। यहाँ पे हमने यूजर्स के लिए टेबल बनाई, हमें एक कॉलम चाहिए जिसमें हम नेम को स्टोर करवा सके, एक कॉलम चाहिए जिसमें ईमेल को स्टोर करवा सके, एक कॉलम चाहिए जिसमें हम यूजर नेम को स्टोर करवा सके, और एक कॉलम चाहिए जिसमें हम पासवर्ड को स्टोर करवा सके। तो एक टेबल ऐसी हमें बनानी पड़ेगी यूजर्स के लिए जिसमें 4 कॉलम्स हो। तो वो हम फटाफट से क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आऊंगा, ये क्रिएट टेबल लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड देन मैं यहाँ पे नेम दूंगा एक टेबल का, तो मैं यहाँ पे यूजर्स नाम दे देता हूँ, टेबल का नाम यूजर्स होगा जिसमें मेरा यूजर्स का सारा डेटा आएगा। एंड देन यहाँ पे पूछ रहा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए, तो यहाँ पे मैंने अभी बताया कि हमें 4 कॉलम्स की नीड है, तो एक मैं यहाँ पे कॉलम बढ़ाऊंगा, 5 करूंगा यहाँ पे कॉलम, और ये 5 क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ, गो पे क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि आपको इसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर करवाना है, तो आप कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करो। सबसे पहले ये पूछ रहा है कॉलम्स के नाम, तो यहाँ पे कॉलम्स के नाम पूछ रहा है, मैं नाम डाल देता हूँ। सबसे पहला मैं नेम डालूंगा यहाँ पे आईडी। अब जो मैंने 5वां कॉलम एक्स्ट्रा रखवाया था वो यहाँ पे मैंने आईडी के लिए रखवाया था। अब ये आईडी क्या है ये अभी मैं बताऊंगा, अभी आप नॉर्मली समझिए कि हम पहला कॉलम आईडी डाल रहे हैं, दूसरा कॉलम हम नेम डालेंगे। आप कहीं भी यहाँ पे स्पेस मत डालना कि यहाँ पे आप ऐसे डाल दो फुल स्पेस नेम, ऐसे कभी मत करना क्योंकि ये चलेगा नहीं। आपको इसी तरह से डालना है नेम, देन हम यहाँ पे डाल देते हैं ईमेल, अगला यूजर नेम, एंड लास्ट में पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे 5 कॉलम्स लिए। अब आईडी क्या है, अगर हम कुछ ऐसा समझे कि हमारे पास एक ऐसा डेटाबेस है, कुछ ऐसा टेबल है जिसमें इनमें से कोई भी चीज यूनिक नहीं हो सकती। यूनिक का मतलब क्या है, अभी कि कभी कभी देखा होगा कि हम कहीं पे भी लॉग इन करते हैं, साइन अप करते हैं, तो एक चीज आती है कि अगर आपने पहले इस ईमेल आईडी से रजिस्टर कर रखा तो आप इससे दोबारा नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या है, ईमेल आईडी यूनिक होनी चाहिए। तो अगर हमारा यहाँ पे कोई भी डेटा यूनिक नहीं है तो वहां पे हम एक एक्स्ट्रा कॉलम देते हैं आईडी। जैसे कि स्कूल या कॉलेज में रोल नंबर होता है, तो वो रोल नंबर किसी और को नहीं मिल सकता क्योंकि वो यूनिक होता है। तो यहाँ पे आईडी भी एक टाइप से रोल नंबर का काम कर रही है कि ये यूनिक रहेगी, और इसकी हेल्प से बाद में हम कुछ चीजों को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आईडी जो है वो हमारी नंबर्स में रहेगी 0 1 2 3 4, तो मैं इसका टाइप जो है इंटीजर रहने दूंगा। नेम का टाइप मैं यहाँ पे रख दूंगा वार्चर, ईमेल का भी हम वार्चर रख देंगे, यूजर नेम का भी वार्चर, एंड पासवर्ड का भी वार्चर। या हम पासवर्ड का टेक्स्ट भी रख सकते हैं, फिर भी यहाँ पे मैं वार्चर रख देता हूँ, नो प्रॉब्लम। एंड देन यहाँ पे क्या है, हमसे ये आगे और भी चीजें पूछ रहे हैं तो मैं अभी ब्लैंक छोड़ दूंगा इन सब चीजों को। सिर्फ यहाँ पे आईडी को मैं रख दूंगा AI। यहाँ पे AI का मतलब यहाँ पे ये है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंटेड का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी हमारा एक यूजर रजिस्टर करेगा तो अगर वो पहला यूजर होगा तो उसको आईडी मिल जाएगी 1। देन अगर हम कोई दूसरा यूजर आए तो उसको 1 आईडी नहीं मिलेगी, उसको ऑटोमेटिकली आईडी मिल जाएगी 2। उसके बाद जो आएगा उसको 3 आईडी मिलेगी, उसके बाद जो आएगा उसको 4 आईडी मिलेगी, एज सो ऑन चलता रहेगा। तो ऑटो इंक्रीमेंटेड का मतलब यह है कि जो भी पिछली आईडी मिली थी, जो भी पिछली आईडी असाइन हुई थी उससे अगली आईडी मिलेगी, अगला नंबर मिलेगा। तो इतना ही मैं यहाँ पे रखूंगा, बाकी फील्ड्स को मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा एंड यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे एक मेरे को ये एरर दे रहा है। अगर आपको ये एरर आता है सेव करने के बाद, वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एरर नहीं आता, अगर फिर भी ये एरर आता है तो यहाँ पे ये एरर लिखा हुआ प्लीज एंटर अ वैलिड लेंथ। तो लेंथ का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे एक लेंथ देनी पड़ती है कि हम कितनी लेंथ का यहाँ पे डेटा रखवाना चाहते हैं। तो इंटीजर की वैल्यू में यहाँ पे
11 डाल देता हूँ। 11 मतलब यहाँ पे ये है कि 11 वर्ड्स तक का इंटीजर आ सकता है। तो 11 वर्ड्स तक का अगर हम देखें तो लाइक 1 1 1 1, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11, इतने तक मेरा कोई इंटीजर आ सकता है। इतने तक का मतलब क्या है कि 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 1 से लेके 11 तक इतने तक मेरा आईडी आ सकती है। तो इतने तक आई थिंक इससे ज्यादा यूजर तो हमारी वेबसाइट में आ नहीं सकते। अभी के लिए अगर हम बात करें तो वैसे आने को तो आ सकते हैं। एंड जो वार्चर है उसकी वैल्यू मैं 255 तक रख दूंगा कि 255 लेंथ का मेरा वैसे नाम होता नहीं है इतना बड़ा, लेकिन फिर भी 255 रख देते हैं सब में, पासवर्ड में भी 255। एंड अब इसको सेव कर देते हैं। तो अब ये सेव हो जाएगा एंड अब हमारी यहाँ पे टेबल क्रिएट होगी। तो जो डेटा भी हमने पीछे डाला है वो सारा हमारे को यहाँ पे शो करेगा कि आपने इस टाइप का डेटा डाला है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है कि आपकी टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर हम डेटा देखना चाहते हैं कि हमारे टेबल में डेटा क्या पड़ा है तो हम ब्राउज पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि हमारी टेबल अभी एम्प्टी है, खाली है। तो पहले थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत होना कि पहले हमारा जो था डेटाबेस खाली था। अब हमारे डेटाबेस को अगर हम क्लिक करते हैं तो उसमें एक टेबल पड़ी है, यूजर्स की टेबल, जिसमें रॉज, रॉज का मतलब क्या होता है कि जितनी रॉज है उतना हमारा डेटा है। मतलब अगर एक यूजर का डेटा है तो उसका मतलब एक रॉ का डेटा है, एक रॉ है हमारे पास डेटा की। दो यूजर्स का डेटा है तो मतलब दो रॉ है। तो अभी यहाँ पे 0 रॉ दिखा रहा है, इसका मतलब हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है इसके अंदर। तो अब हम इसके अंदर डेटा डलवाते हैं। तो वो कैसे डलवाएंगे? हम यहाँ पे अपने साइन अप पेज से। साइन अप पेज से डेटा डलवाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो हर एक इनपुट को एक नेम एट्रीब्यूट देता हूँ। अब ये नेम एट्रीब्यूट क्या होता है? जब भी हम यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट में कोई वैल्यू डालते हैं, लाइक मैंने नेम में यहाँ पे नेम डाल दिया, अब इस नेम से मैं इस इनपुट फील्ड की वैल्यू लूंगा, गेट करूंगा किसमें? पीएचपी के अंदर। तो मैं यहाँ पे नेम में ईमेल डाल देता हूँ, इसके नेम में मैं यहाँ पे यूजर नेम डाल देता हूँ। वैसे यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे नेम रखा है और यहाँ पे भी नेम रखा है, यहाँ पे ईमेल रखा तो यहाँ पे भी ईमेल रखा, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जो जिस टाइप की आपकी इनपुट फील्ड है, मतलब आप जो डेटा उसमें डलवा रहे हो वही आप यहाँ पे नाम रखो। नाम यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे अच्छी तरह से मुझे याद रहे कि मैंने कौन सी फील्ड में क्या लिया, तो मैंने इसके लिए सेम सेम से नाम ले लिया। मैं यहाँ पे नेम में पासवर्ड ले लेता हूँ। एंड मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की है, वो मैंने ये कर दिया मिस्टेक, यहाँ पे मैंने टाइप में पासवर्ड के टाइप में यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया, मुझे यहाँ पे पासवर्ड लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चारों का नाम ले लिया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने फॉर्म के अंदर मेथड और एक्शन प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेथड पोस्ट का यूज करूंगा एंड एक्शन में करूंगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे सेम फाइल में इसको यूज नहीं करवाना चाहूंगा कि अब मैं इसकी जो पीएचपी है वो सेम फाइल में लिख दूं। क्यों? कि आने वाले टाइम में हम कुछ लॉगिन का भी यूज करने वाले हैं, कुछ एरर का भी यूज करने वाले हैं कि अगर ईमेल पहले से रजिस्टर है तो एरर आए, यूजर नेम पहले से रजिस्टर है तो एरर आए। तो हम जब ये सारी वर्किंग्स बनाएंगे तो हम ये नहीं करेंगे कि हर वर्किंग को उसके इंडिविजुअल पेज में बनाए, कि अगर साइनअप का एरर है तो साइनअप के पेज में बनाए, लॉगिन का एरर है तो लॉगिन के पेज में बनाए। ऐसा हम नहीं करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इंक्लूड्स फोल्डर में एक फाइल बना लेते हैं functions.php, और इसके अंदर हम अपने सारे PHP के लॉजिक्स लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक्शन में दे देता हूँ functions.php पे ये जाए। एंड देन यहाँ पे मैं बटन का भी एक नेम दे देता हूँ। बटन का हम नेम देंगे साइन अप। एंड अब हम इसको एक बार यूज करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैं नेम डालता हूँ गौरव नागपाल, ईमेल में डालता हूँ अपनी, यूजर नेम मैंने डाल लिया एक, एंड एक पासवर्ड डाल लिया। मैं साइन अप करता हूं तो अब ये functions.php पे जा रहा है और बोल रहा है नॉट फाउंड, कि मतलब ये फाइल फाउंड नहीं है। तो आप इसको कैसे यूज कर रहे हो? यहाँ पे क्या है, हमें इसका पाथ मैंने यहाँ पे गलत दे दिया, इंक्लूड स्लैश मुझे यहाँ पे path देना था। मैं बैक जाता हूँ, दोबारा से साइन अप करता हूँ, एक बार मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज को। तो मैं अब अगर साइन अप करता हूँ तो मैं यहाँ पे इस फाइल पे जा पा रहा हूँ functions.php पे, और ये फाइल अभी ब्लैंक है। तो अब हम इस पे कुछ काम करते हैं functions.php पे। यहाँ पे मेरा हेडर का कोई काम नहीं है, फुटर का कोई काम नहीं, तो मैं इनको बंद कर देता हूँ। एंड अब यहाँ पे फंक्शंस की एडिटिंग करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे PHP को स्टार्ट करता हूँ
एंड देन हम यहाँ पे लिखते हैं इफ। एक कंडीशन में यहाँ पे लिखूंगा कि मैं नहीं चाहता कि साइन अप का जो कोड है जो मैं अभी लिखने वाला हूँ कि जैसे ही कोई साइन अप करे तो function.php पे आए और हमारे कोड को रन कर दे, ऐसा नहीं मैं करूंगा। मैं यहाँ पे चेक करवाऊंगा कि क्या किसी ने साइन अप किया भी है, साइन अप बटन पे क्लिक किया भी है या नहीं किया। तो अब अगर मैं यहाँ पे करवाना चाहूं तो मैं कैसे करवा सकता हूँ? मुझे पता है कि जैसे ही यहाँ पे साइन अप पे क्लिक होगा, मेथड मैंने यहाँ पे दिया पोस्ट, मतलब पोस्ट मेथड से एक वैल्यू मेरी सेट हो जाएगी, वो है साइन अप। वैसे तो यहाँ पे काफी सारी वैल्यूज सेट हो रही हैं, नेम यहाँ पे सेट हो रहा है, ईमेल यहाँ पे सेट हो रहा है, यूजर नेम सेट हो रहा है, पासवर्ड सेट हो रहा है, यहाँ पे साइन अप भी सेट हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे क्या करवा लूंगा, बटन जो है मेरा साइन अप है, तो मैं यहाँ पे करवा लूंगा इफ सेट फंक्शन कब यूज होता है, जब हमने चेक करना हो कि कुछ सेट हो रखा है या नहीं हो रखा। और किसमें सेट हो रखा है? पोस्ट मेथड में। हम यहाँ पे यूज करेंगे $_post का, जिससे हम चेक करवाएंगे कि बस। अब हमने चेक क्या करवाना है? हमने चेक करवाना है साइन अप, तो मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख देता हूं साइन अप। अगर साइन अप सेट है तो इसके अंदर का कोड रन कर दे। तो इसके अंदर मैं एक छोटा सा इको लिख देता हूं कि मैं चेक कर सकूं वी आर रेडी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे वी आर रेडी। एंड देन हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या अब यहाँ पे ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं रिफ्रेश करूंगा, मैं कुछ डेटा डालूंगा, बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर रेडी। लेकिन अब यहाँ पे वी आर रेडी तो लिखा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली इस फाइल को ओपन कर दूंगा ना सिर्फ किसी दूसरी टैब में, तो यहाँ पे मैं जितना मर्जी रिफ्रेश कर लूं, यहाँ पे वी आर रेडी नहीं लिखा हुआ आएगा, क्योंकि इस टैब में मैंने साइन अप पेज को ओपन करके साइन अप बटन पे क्लिक नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है, ये वी आर रेडी वाला जो कोड है ये रन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने साइन अप बटन पे क्लिक ही नहीं किया। एंड यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश भी करता रहूं तब भी ये यहाँ पे वी आर रेडी लिखा हुआ आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे यहाँ पे ये जो कोड है ये रन हो रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो हमारी सेट हो रखी है वैल्यूज, उनको ले लेते हैं। जो जो मेरी वैल्यूज सेट हो रखी है वो है नेम, ईमेल, यूजर नेम एंड पासवर्ड। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, डॉलर नेम बना लेता हूँ, जिसमें मैं क्या करूंगा, नेम की वैल्यू लूंगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ $_post के नेम में जो वैल्यू पड़ी है वो किसमें डाल दे, डॉलर नेम में। एंड देन मैं इसी को एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 4 बार। दूसरा मेरे को चाहिए यहाँ पे ईमेल, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ईमेल। यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूजर नेम, यहाँ पे भी लिख लेते हैं यूजर नेम। यहाँ पे लिख लेते हैं हम पासवर्ड, एंड यहाँ पे भी लिख लेते हैं पासवर्ड। हमारे पास यहाँ पे चारों वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो मतलब चारों वैल्यूज अब मेरी इन वेरिएबल्स में आ जाएंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इन वेरिएबल्स को एक बार प्रिंट करवा के देख लेता हूँ कि मेरी वैल्यूज इनमें आ भी रही है नहीं आ रही। तो मैं इनको इको करवा लेता हूँ। तो मैं इको करवाऊंगा डॉलर नेम को, डॉट डॉलर ईमेल को, डॉट डॉलर यूजर नेम को, डॉट डॉलर पासवर्ड। तो अगर मैं यहाँ पे लॉगिन और साइन अप आपको सिखा रहा हूँ पीएचपी के अंदर, तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपको पीएचपी आती है, इसलिए मैं ज्यादा पीएचपी के डीप में नहीं जा रहा। तो अब हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं एंड देखते हैं कि क्या हमारा वैल्यूज यहाँ पे आई है या नहीं आई। मैं एक बार रिफ्रेश करके यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ। मैंने ईमेल डाल दी, नेम डाल दिया, यूजर नेम डाल दिया और पासवर्ड डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। एंड देन क्लिक करता हूँ साइन अप बटन पे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ चीजें यहाँ पे सेट होके आ गई हैं। ये रहा हमारा नेम, जो हमने नेम डॉलर नेम से प्रिंट करवाया है। ये रही ईमेल जो हमने डॉलर ईमेल से प्रिंट करवाई है। ये रहा यूजर नेम जो हमने डॉलर यूजर नेम से प्रिंट करवाया, और ये रहा हमारा पासवर्ड जो हमने डॉलर पासवर्ड से प्रिंट करवाया। तो अगर हमारी चारों चीजें यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं ठीक से, तो अब हम इन्हीं चारों चीजों को अपने डेटाबेस में इंसर्ट करवाएंगे ताकि हमारा यूजर क्या कर सके, रजिस्टर कर सके। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डेटाबेस से कनेक्शन बनाता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे डेटाबेस से कोई कनेक्शन नहीं बनाया। कि हमारे पीएचपी के प्रोजेक्ट को कैसे पता लगेगा, कि मैं एक बार डेटाबेस को ओपन कर लेता हूँ। तो अब मेरे को किससे कनेक्शन बनाना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट वाले इससे, डेटाबेस से। तो हमारे पीएचपी के जो ये कोड है, इसको कैसे पता लगेगा कि ये प्रोजेक्ट के अंदर एक यूजर नाम की टेबल है, उसके अंदर डेटा डालना है। तो हम उसके लिए कनेक्शन बनाएंगे। फर्स्टली हम यहाँ पे कनेक्शन बना लेते हैं। तो मैं उसके लिए एक फाइल बना लेता हूँ, config
डॉट पीएचपी। अब यहाँ पे मैंने कॉन्फिग डॉट पीएचपी क्यों बनाई, मैं यहाँ पे कनेक्शन को सीधा ही फंक्शन वाली फाइल में क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को ये कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी पीएचपी का जो कनेक्शन रहेगा डेटाबेस और पीएचपी का, ये मेरे को हर एक फाइल में चाहिए। साइन अप वाली फाइल में भी चाहिए, लॉगिन वाली फाइल में भी चाहिए, आगे आने वाले टाइम में हम प्रोफाइल पेज भी बनाएंगे उसमें भी चाहिए, तो हर एक में चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक ही सिंगल पेज में इसको बना लेता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले पीएचपी को स्टार्ट करूंगा एंड हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें 4 चीजें चाहिए होंगी। मैं पहले यहाँ पे 4 चीजें बता देता हूँ क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए डेटाबेस का नेम, देन मेरे को चाहिए डेटाबेस का यूजर नेम, देन मेरे को चाहिए डेटाबेस का पासवर्ड, तो यहाँ पे जो मेरा VS कोड है कुछ ज्यादा ही अच्छे से ऑटो कंप्लीट कर रहा है। एंड देन मेरे को चाहिए यहाँ पे डेटाबेस का होस्ट नेम। अब ये चारों वैल्यूज हमें मिलेंगी कहाँ से, हमें पता है कि हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, हमारे डेटाबेस का नाम है, ये सिर्फ हमारी नॉर्मल वैल्यूज लिखी हुई हैं। हम इनकी जगह अभी वेरिएबल्स का यूज करेंगे, इन चारों की जगह मैं नॉर्मल यहाँ पे बस इक्वल लिख के यहाँ पे इनकी वैल्यूज अभी डालता हूँ। पहले डेटाबेस का नाम हमें पता है कि हमारे डेटाबेस का नाम है प्रोजेक्ट, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोजेक्ट नॉर्मल, एंड मैं इसको डबल कोट्स में लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। मैं यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड और होस्ट नेम यहाँ पे देखता हूँ। तो अपने यहाँ पे जो ये PHP माई एडमिन है आपको इसमें आना है एंड देन आपको ये PHP माई एडमिन का लोगो है इस पे सिंपली क्लिक कर देना। तो यहाँ पे डेटाबेस सर्वर लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये यहाँ पे यूजर लिखा है इक्वल टू में दिखा हुआ है root@local host, तो यहाँ पे जो पहले लिखा होता है @ से वो हमारा होता है यूजर नेम एंड जो @ के बाद लिखा होता है वो होता है हमारा होस्ट नेम। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रूट है जो वो है हमारा यूजर नेम, तो हम यहाँ पे रूट लिख लेते हैं। तो मैं इसको डबल कॉमास में ले लेता हूँ एंड होस्ट नेम अभी हमने देखा था लोकल होस्ट है। एंड पासवर्ड, अगर हम XAMPP के साथ काम कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका पासवर्ड ब्लैंक होता है। अगर आपने कुछ सेट नहीं कर रखा तो इसका पासवर्ड हमेशा ब्लैंक होगा खाली, तो हम इसको ऐसे बस डबल कॉमास डाल देंगे तो इसका मतलब ब्लैंक होता है। मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ, मैं बना लूंगा $db_name, तो ये डेटाबेस का नेम प्रोजेक्ट हो गया। देन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड चारों में एक बार पेस्ट कर देता हूँ और इनको चेंज करते हैं वैल्यूज को। यहाँ पे हम ले लेंगे डेटाबेस के नेम की जगह डेटाबेस यूजर, देन डेटाबेस पासवर्ड के लिए, देन डेटाबेस का होस्ट। तो हमारे पास यहाँ पे चारों वैल्यूज आ गई हैं, हमने ले ली हैं। इसके बाद हमें एक फंक्शन का यूज करना है mysqli_connect। ये फंक्शन है जो 4 हमारे पैरामीटर्स को लेता है और उसके बाद हमारे को कनेक्शन बना के देता है। तो वो 4 पैरामीटर्स क्या हैं जो हमने ऊपर यहाँ पे लिए हैं, तो हमें इसी सीरीज में यहाँ पे पास करने हैं ये पैरामीटर, ये ध्यान रखना इसी सीरीज में पास करनी है, नहीं तो हमारा कनेक्शन सही से बनेगा नहीं। सबसे पहला है $होस्ट नेम, तो मैं लिख लूंगा $db host, $db यूजर, तो उसके बाद यूजर नेम देना है, फिर देना है $db पासवर्ड, देन हमें देना है $db नेम। यहाँ पे हमने होस्ट नेम दिया, पहले यूजर नेम दिया, फिर पासवर्ड दिया और फिर नेम दिया। और अब यहाँ पे हमने कनेक्शन तो बना लिया, अब हम क्या करते हैं इस कनेक्शन के इक्वल में यहाँ पे लिख देते हैं एक कुछ भी, लाइक मैं यहाँ पे $db लिख देता हूँ और इक्वल में तो क्या है यहाँ पे ये जो कनेक्शन है मैंने स्टोर करवा दिया किसमें, $db में, और इस $db को हम हर जगह पे यूज करेंगे इसको यूज करने के लिए। अगर हम यहाँ पे पूरा का पूरा ये लिखें, इसकी बजाय हम क्या कर देंगे हर जगह पे सिर्फ ये $db लिख देंगे, तो हमारा ये अपने आप से चल जाएगा और हमारा कनेक्शन बन जाएगा। अब मेरे को ये करना है कि मैं क्या करूं जिससे मैं यहाँ पे कॉन्फिग वाली फाइल को यूज कर सकूं, कॉन्फिग को यूज कर सकूं। तो मेरे को इस चीज का पता है कि अभी मैं यहाँ पे फंक्शन में यहाँ पे सिर्फ मैं क्या करवा दूंगा इंक्लूड फंक्शन से इसको config.php को यहाँ पे इंक्लूड करवा देता हूँ, जिससे मैं कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ इसकी MySQL की। यहाँ पे हम बनाते हैं $SQL, जिसमें हम क्या स्टोर करवाएंगे, वो क्वेरी स्टोर करवाएंगे SQL की, जिससे हम क्या करेंगे डेटाबेस में ये डेटा भेजेंगे।
तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक क्वेरी जिसको हम करेंगे इंसर्ट इनटू। अब इंसर्ट इनटू का मतलब होता है कि हमने डेटाबेस में कुछ डेटा इंसर्ट करना है, देन हमें यहाँ पे टेबल का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, टेबल का नाम है हमारा यूजर्स। देन उसके बाद हमें यहाँ पे ये होता है कि हमने यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज इंसर्ट करवानी है। अब अगर ये पूरी की पूरी क्वेरी हमने अच्छे से यहाँ पे हमें समझ नहीं आती कि क्वेरी क्या लिखी हुई है, तो हम क्वेरी को यहाँ से देख भी सकते हैं। हम यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाएंगे, यूजर्स में जाएंगे, देन यहाँ पे हम एक बार इंसर्ट करके देखते हैं डेमो डेटा को। तो यहाँ पे मैं आईडी को ब्लैंक छोड़ दूंगा, क्योंकि अगर आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंटेड दे रखी है तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आईडी अपने आप से हमें मिल जाएगी। तो मैं नेम डाल देता हूँ गौरव नागपाल, ईमेल में डाल देता हूँ एक, यूजर नेम डाल देता हूँ, एंड देन पासवर्ड में यहाँ पे डाल देता हूँ 1234। ये डेटा डेमो डेटा डालना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ मैं यहाँ पे इसीलिए बता रहा हूँ ताकि हमें ये पता लगे कि अगर मैं इसको डेमो डेटा को डाल के यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ तो एक क्वेरी मुझे यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी यहाँ पे मेरे को मिल जाती है, जिसको मैं देख के क्या कर सकता हूँ, अपनी क्वेरी को बना सकता हूँ। तो यहाँ पे हम डालते हैं अपनी क्वेरी को, तो यहाँ से भी आप उस क्वेरी को देख सकते हैं कि किस टाइप से बनाना है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ इंसर्ट इनटू यूजर्स, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मेरे को क्या क्या डालना है। पहले मेरे को डालना है एक कॉलम जो हमारे पास है नेम कॉलम, मेरे को उसकी वैल्यू डालनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं वैल्यूज, देन इस ब्रैकेट के अंदर हम उसकी वैल्यूज देंगे। तो इसी सीरीज में देना यहाँ पे रिस्पेक्टिवली। अगर मैंने यहाँ पे नेम दिया है तो मेरे को यहाँ पे उसकी वैल्यू डालनी है। मेरे को यहाँ पे जो वैल्यू डालनी है, मेरे को ये नेम वाली वैल्यू डालनी है। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके इस वेरिएबल को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब नेम वाले कॉलम में जैसे ही कोई साइन अप पे क्लिक करेगा तो नेम वाले कॉलम में डॉलर नेम में उसने जो भी डाला होगा नेम वाले इनपुट फील्ड में, वो यहाँ पे नेम के कॉलम में चला जाएगा। देन कॉमा करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ईमेल, हम सब कुछ डाल लेते हैं, यूजर नेम, देन कॉमा पासवर्ड, एंड इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली हम चारों चीजें डाल देते हैं यहाँ पे। मैं पहले ब्लैंक, एक बार इसको ब्लैंक रेडी कर लेता हूँ। देन हम इसमें डेटा डाल देते हैं कि हमारा दूसरा है डॉलर ईमेल, तीसरा है डॉलर यूजर नेम, एंड लास्ट वाला है हमारा डॉलर पासवर्ड। हमारे पास यहाँ पे चारों वैल्यूज आ गई हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेरी जो है हमारी रेडी हो गई है, इंसर्ट इनटू यूजर्स वेयर नेम ईमेल यूजर नेम एंड पासवर्ड इज दैट वैल्यूज। तो अब हमें क्या करना है, इस क्वेरी को रन करवाना है। इस क्वेरी को रन करवाने के लिए जो फंक्शन हम यूज करेंगे वो है हमारा mysqli अंडरस्कोर क्वेरी, एंड इसमें हम यहाँ पे दो चीजों को पास करेंगे। सबसे पहला हम यहाँ पे पास करेंगे कनेक्शन, भी हमने बनाया है $db। अब इस $db को हम यूज यहाँ पे कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्फ़िग वाली फाइल को इंक्लूड किया हुआ है। एंड देन दूसरा हमें जो पास करना है कॉमा $SQL को हमें पास करना है। बस इतना सा भी हमें करना है। और अब हम चेक करते हैं क्या हम अपने डेटाबेस के अंदर वो डेटा भेज पा रहे हैं या नहीं। तो मैं ब्राउज पे एक बार क्लिक करता हूँ एंड देखता हूँ कि यहाँ पे अभी मैंने जो डेमो डेटा डाला था वो दिख रहा है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारी ब्लैंक हो जाए टेबल और हम अच्छे से देख सके। मैं यहाँ पे जाता हूँ, बैक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसको। देन मैं यहाँ पे नेम में डाल देता हूँ डेमो यूजर, ईमेल में डाल देते हैं हम demo@gmail.com, यूजर नेम में भी हम डेमो डाल देते हैं एंड पासवर्ड में भी demo@123। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ। साइन अप पे क्लिक करते में यहाँ पे function.php पे तो आ गया, लेकिन यहाँ पे मेरे को कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिया कि फंक्शन पे बटे इस पे आने के बाद अगर यहाँ पे साइन अप हो जाता तो आपको कुछ दिखना चाहिए, कुछ यहाँ पे मैसेज मिलना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया। हम एक बार चेक कर लेते कि डेटा मेरा डेटाबेस में गया या नहीं गया। तो मैं डेटाबेस पे यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास देखता हूँ मैं यहाँ पे कि मेरे को ID 2 मिली है और यहाँ पे एक डेटा इंसर्ट हो गया जो मैंने वहां पे डेटा डाला था। अब यहाँ पे ID 2 क्यों मिली है, क्योंकि अभी मैंने इससे पहले एक डेमो डेटा डाला था जिसको ID 1 मिली थी। तो ऐसा कभी नहीं होता कि अगर पहले वाली ID, मतलब जैसे कि 1 ID डिलीट हो गई तो दोबारा कोई यूजर आएगा तो उसको भी 1 ID मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास डेटा इंसर्ट हो रहा है हमारे डेटाबेस के अंदर, मतलब हमारे पास जो यूजर है रजिस्टर तो कर पा रहा है,
लेकिन उसको यहाँ पे कुछ मैसेज नहीं मिल रहा, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे उसको कुछ मैसेज देते हैं। हम यहाँ पे क्या करवा लेते हैं, मैं इस क्वेरी को, जो मैंने ये यहाँ पे क्वेरी रन की है, मैं इसको थोड़े से अच्छे से चलाने के लिए मैं यहाँ पे एक इफ लगाता हूं कि इफ, अगर तो यहाँ पे मैं इसको कट कर लेता हूं और इस इफ में डाल देता हूं, अगर तो यहाँ पे ये जो क्वेरी होगी, ये जो फंक्शन है, इस क्वेरी को जब ये रन करेगा, अगर तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगी, ये हमारे को रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू, बुलियन वैल्यू के उससे अकॉर्डिंगली ये हमें ट्रू वैल्यू को रिटर्न करेगा। हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे एक हेडर फंक्शन को, और इसके अंदर हम इसको रीडायरेक्ट करवाने के लिए लिखेंगे लोकेशन, एंड लोकेशन में यहाँ पे दे देता हूं signup.php की। यहाँ पे signup.php से अच्छा मैं यहाँ पे, जैसे ही हम सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं, तो कई वेबसाइट्स में अगर आपने देखा हो कि साइनअप के वापसी आने के बजाय हम लॉगिन पेज पे चले जाते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ login.php। अगर ये सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है तो ये login.php पे चला जाए, एंड एल्स में हम यहाँ पे डाल देते हैं कि एल्स में क्या करे, मैं अगेन एक हेडर करवाऊंगा यहाँ पे, लेकिन मैं उसको हेडर करवाऊंगा साइन अप पेज पे। एल्स में कब जाएगा ये, अगर ये क्वेरी ठीक से नहीं चली तो, और अगर नहीं चली तो इसका मतलब है कि कोई एरर आया है। तो एरर अगर आया है तो मैं यहाँ पे क्या करवा देता हूँ, एरर को साइन अप पेज पे वापसी भेजते हैं कि अगर यहाँ पे कोई एरर आए तो साइन अप पेज पे जाना चाहिए। तो मैं एक बार इसको चला के देख लेता हूँ, अभी के लिए कोई एरर नहीं आएगा। अभी हम सिंपली इसको चला के देखते हैं, मैं बैक जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और एक डेमो डेटा हम डालते हैं, मैं साइन अप करता हूँ, तो साइन अप करते ही यहाँ पे नॉट फाउंड आ गया। क्यों नॉट फाउंड आया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे login.php नाम का कोई भी पेज नहीं है, और वैसे भी यहाँ पे इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर आया। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश लगा लेता हूँ ताकि ये इंक्लूड्स डायरेक्टरी से बाहर आ जाए। एक बार फिर से बैक करता हूँ, दोबारा से साइन अप करता हूँ, तो अब ये यहाँ पे आराम से लॉगिन पेज पे जा। सो नाउ अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर मैं कुछ मेरा एरर आ रहा था तो मेरा यहाँ पे साइन अप पेज पे वापस आ जाता। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि हम एरर को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, कि साइन अप पेज में कुछ एरर आना चाहिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली मैं अभी के लिए सिंपलिसिटी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ एरर। अब अगर मेरा कोई एरर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइन अप पेज पे तो वापस आएगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क मतलब गेट मेथड में एक एरर भी सेट होगा। तो अभी के लिए यहाँ पे हमारे पास कोई अभी एरर नहीं आ सकता, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया कि यूजर नेम हमारा यूनिक हो तो एरर आए, ईमेल यूनिक हो तो एरर आए, ऐसा कुछ भी है नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसके आगे एक नॉट ऑपरेटर लगा देता हूँ, जिससे अब होगा क्या, अगर यहाँ पे सही से चलेगा भी फंक्शन तब भी एल्स वाला पार्ट ही रन करेगा। ये नॉट ऑपरेटर हमारे रिजल्ट को उल्टा कर देता है। अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी तो ये उसको फॉल्स बना देगा, और फॉल्स रिटर्न होगी तो उसको ट्रू बना देगा। मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से रजिस्टर कर लेता हूँ एंड देन साइन अप पे क्लिक करता हूँ। तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये साइन अप डॉट पीएचपी पे तो गया है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे नॉट फाउंड बता रहे, क्योंकि हाँ ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है कि साइन अप डॉट पीएचपी नाम का हमारे पास कोई पेज ही नहीं है, क्योंकि हमने साइन अप किस में यूज किया हुआ अपने होम पेज पे। तो हम यहाँ पे साइन अप की जगह इंडेक्स लिख देते हैं, एंड अगेन एक बार हम करके देखते हैं इसको। मैं दोबारा से साइन अप करूंगा तो मैं इंडेक्स पे वापस तो आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एरर भी सेट है। तो हम यहाँ पे क्या करवा देते हैं, मैं इंडेक्स पेज पे जाऊंगा एंड देन इस बटन के नीचे हम यहाँ पे क्या करवा देते हैं, एक मैं यहाँ पे एक पीएचपी लगाता हूँ, और इसके अंदर हम लिखते हैं इको, या फिर इको की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ सेट $_ में अगर सेट हो रखा है हमारा एरर, तो एरर को हम इस टाइप से दिखाने की जगह हम इसको और भी अलग अलग अच्छे तरीकों से हम दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे एरर लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ इस सेट, यहाँ पे अगर एरर सेट हो रखा है अब इको करवा दो, मैं यहाँ पे इको करवा दूंगा एक ई टैग में एक एरर को, जिसमें लिख दूंगा मैं समथिंग वेंट रॉन्ग। एंड इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए मैं इसमें कुछ क्लास दे दूंगा, टेक्स्ट
डेंजर, जिससे हमारा रेड कलर का आएगा। मैं इसमें स्टाइल दे देता हूं, फॉन्ट साइज स्मॉल। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मेरा अभी भी एरर सेट है, तो मैं एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपने लाइन 25 में अनएक्सपेक्टेड ब्रैकेट लगा रखी है। तो हम चेक कर लेते हैं कि 25 लाइन में हमने कहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ब्रैकेट लगाई है। तो यहाँ पे लास्ट में जहाँ मेरा ये इन्वर्टेड कॉमा खत्म हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे एक सेमी कॉलन लगाना है। अब मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, यहाँ पे मेरा लिखा हुआ आ रहा है जो साइन अप बटन है उसके नीचे कि समथिंग वेंट रॉन्ग। ये कब लिखा हुआ आएगा? जब तक यहाँ पे ये एरर सेट रहेगा। तो मैं एक बार इस एरर को हटाता हूँ, यहाँ पे मेरा ये नहीं लिखा हुआ आ रहा। अगर यहाँ पे एरर आ जाएगा तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आएगा। यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इसको एरर को इस तरह से सेट नहीं करते, क्योंकि अगर हमारा एरर नहीं भी होगा तब भी अगर हम कोई भी यहाँ पे ऐसे लिख देगा एरर, तो यहाँ पे एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये एरर किसी और तरीकों से यहाँ पे दिखाएंगे, वो हम अगली वीडियोस में यहाँ पे देखेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्लास में एक empty3 यहाँ पे दूंगा वैल्यू, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से स्पेस आए। तो अब मेरा ये एरर जो है ये सही से मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। नाउ अगर मैं यहाँ पे कुछ भी साइन अप करता हूँ, देन साइन अप करने के बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ एरर आ रहा होगा इनको साइन अप करने पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। तो मैं यहाँ से ये नॉट ऑपरेटर को भी हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे हमारा जो साइन अप है वो हमारा कंप्लीट होता है। इस पूरी की पूरी वीडियो का जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को, एंड शेयर भी कर देना। और मैंने अभी भी नया चैनल स्टार्ट किया है, तो प्लीज 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 सपोर्ट करना। थैंक यू।